अध्याय 16 आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठा पूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम गोल्डन रूल दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हो उनके साथ वैसा ही करें। इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन न करें ताकि आपका मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों की करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक है, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसीलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह ना तो दयालु है, ना ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अब खुद पर नजर डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बात के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं।
अगर खबर आपको विचलित करती है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक परिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देना चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह से लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देना चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वह मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गपशप करती थी और झूठी अफवाहें फैलाती थी। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसकी महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे, हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता था। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली। वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी।
उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करते हैं। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन के यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गईं। उसने यह सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता। उसकी आंतरिक भाषा ने उसकी प्रमोशन रोक दिया। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत के खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया था कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। मेरे आग्रह पर जिम नीचे दी गई प्रार्थना बार बार दोहराने लगा। मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। उसने यह प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बागीचे की तरह है। वह उस बागीचे में जो भी बोता है, उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात को वह इस मानसिक फिल्म को देखता था
और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतन कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण ओस्मोसिस मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी और डिवीजन सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह भी काफी बढ़ गई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करे। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे, वह आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति ना दे। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है, और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्सा होना और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं, शायद आप पलट कर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता। बहरहाल, हमें यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनें। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति न दे कि वह आपके शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर करे। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि अगर व्यक्तित्व के पास प्रेम ना हो तो यह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवीय अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान ले कि हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं, तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। दर्शकों से नफरत करती थी। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर के प्रशिक्षण लिया था और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने फैसला किया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सब से नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहां वह पली बढ़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया। विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी।
वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नई होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया था। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंच में वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती है। आज थिएटर में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशन्ड होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरिए से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असमान व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नजरिया यह होता है, जब मैं इतना दुखी हूँ तो वे इतने खुश क्यों हैं? वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। ब्रूस टी नाम के एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकांश स्वयंसेवक बागीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडहर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि इसके सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दे। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरियों को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता था, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता तथा काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवीय विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा
उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वह पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया, मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि वह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने यह दिल से किया। उस पल में एलिस ने वह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति एम्पैथी कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, यह इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी है, वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी, और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और 10 कमांडमेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सा हो तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति न दे कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दे। याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन की आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकने की शक्ति न दे। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहे, निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान ले कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा न सोचे, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है।
आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक है और आपके विचार रचनात्मक है। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होता है। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं और वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं? भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दे। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने का पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भांप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं के आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दे। महसूस करे और जाने कि वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। वह उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवीय अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवीय चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हो। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी की भावनात्मक चोंचलों और नाटक के सामने न झुके। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। पैर पोंछ न बने। सही बात पर अटल रहें। अपने आदर्श पर टिके रहें और यह न भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वह सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियामतें।